मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास स्टार्ट हो गया है। मेरे प्यारे भाई, एकदम जीरो लेवल से हमने भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास स्टार्ट किया है। हमने 2 क्लास आपको डिलीवर भी कर दिया है। संविधान और संविधानवाद, राष्ट्र और राज्य में क्या कुछ डिफरेंस होता है, जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज बारी है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, भारत का संवैधानिक विकास। मेरा ये कहना है कि एकदम जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया है। कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज में नहीं करूंगा, ठीक है ना। पूरी तरह दीर्घकालिक प्रक्रिया अपना करके जो है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आज बारी है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, भारत का संवैधानिक विकास। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब समझना जरा, जो भारत का संविधान का विकास है ना, ये औपनिवेशिक शासनकाल, अंग्रेजों के शासनकाल में ही स्टार्ट हो गया था। बाद में जब संविधान सभा का गठन किया जाता है, संविधान सभा की समितियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अभी भी ये जो है संविधान संशोधनों के माध्यम से इसका विकास चल रहा है। तो ये कुछ भूमिका के रूप में देखेंगे और यहाँ पर हम 2 पार्टों में बांट करके देखेंगे। जो औपनिवेशिक शासनकाल है या अंग्रेजों का शासनकाल, उसमें संविधान का विकास 2 रूपों में दिखाई पड़ेगा। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, और दूसरा सम्राट या ताज के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ईस्ट इंडिया कंपनी, मेरे प्यारे भाई, पूर्वी देशों के साथ ब्रिटेन की एक कंपनी थी या फिर इंग्लैंड की एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आती है भारत में जो है व्यापार करने के लिए, लेकिन बाद में राजनीति में इन्वॉल्व होने के कारण जो है इसका शासन होने लगता है, ठीक है। तो इसी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का जब विकास देखेंगे तो हमको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दिखाई पड़ेगा, 1781 का अधिनियम दिखाई पड़ेगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दिखाई पड़ेगा, 1784 का अधिनियम दिखाई पड़ेगा, 1793 का अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। अब समझना जरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास हो रहा है इतने अधिनियमों के माध्यम से, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जो है एक दौर आता है 1857 के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह में समस्या क्या होती है कि जो ब्रिटिश सरकार होती है पूरी तरह डैमेज हो जाती है। उसको डर लगता है कि कहीं मेरा उपनिवेश अब समाप्त ना हो जाए। ऐसे में महारानी विक्टोरिया ने क्या किया कि जितने भी जिम्मेदार पद थे, उनका यह मानना था कि जिम्मेदार पद ही जो है के कारण ही 1857 का विद्रोह हो पाया है। वो क्या करती हैं, निर्देशक मंडल को समाप्त कर देती हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको भी समाप्त कर देती हैं 1858 को अधिनियम को ला करके। गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर देती हैं, इसके स्थान पर वायसराय का पद लाती हैं। कंपनी का शासन भी समाप्त कर देती हैं। मेरे प्यारे भाई, कंपनी का शासन जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद किसका शासन आएगा? ताज का शासन आएगा या सम्राट का शासन आएगा। अब ताज या सम्राट के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत संविधान का विकास और दूसरा ताज या सम्राट के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना कि जो ताज या सम्राट के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास है, उसमें जो है भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक। दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1861, और तीसरा क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1892। चौथा क्या है? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। पांचवा क्या है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। और छठवां क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। और लास्ट में एक और हम लोग पढ़ लेंगे, कौन सा? स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947। तो थोड़ा सा भूमिका पढ़ के समझते हैं, उसके बाद जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि संविधान का विकास किसी एक निश्चित समय पर नहीं वरन क्रमिक विकास का परिणाम है। जो ब्रिटिश शासनकाल में प्रारंभ हुआ, संविधान सभा ने मूल स्वरूप को अंतिम रूप दिया तथा समय परिस्थितियों के हिसाब से होने वाले संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से अभी भी विकासोन्मुख है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जो संविधान का विकास है वो औपनिवेशिक शासनकाल या अंग्रेजों के शासनकाल में ये स्टार्ट हो गया था। ये अंग्रेजी शासनकाल है ना, यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया है। फिर संविधान सभा की समितियों के द्वारा वो निर्मित किया जाता है और अभी भी वो संविधान संशोधनों के माध्यम से विकासोन्मुख है, ठीक है। आते हैं जो है पहला वाला टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संविधान का विकास है उसमें पहला वाला टॉपिक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नजरा हम लोग देखने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ से बार बार क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे गए हैं और साथ ही साथ मेंस की परीक्षा में भी पूछे गए हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान पढ़ने से पहले मेरे प्यारे भाई पूरा बैकग्राउंड हम जानेंगे, तब आपको पता लग पाएगा, पूरा जो है एक क्राइटेरिया पता चल पाएगा कि हाँ ये अधिनियम क्यों लाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उतने समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की महारानी थी। इन्हीं के समय कहा गया कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसको पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दीजिए। अब समझना जरा कि पश्चिम में है आपका इंग्लैंड है ना, तो पूर्व में इंडिया है और भी अन्य देश हैं एशिया के। तो कहा गया कि पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक
एकाधिकार प्रदान कर दीजिए। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ भारत के साथ आती है व्यापार करने के लिए, तो इसको क्या है, व्यापारिक एकाधिकार प्रदान है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जो ट्रेड मोनोपोली है, यहाँ पर ब्रिटेन या इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। उसी को हमने व्यापारिक एकाधिकार कहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना जरा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है व्यापार करने के लिए, तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है, व्यापार करना। लेकिन समस्या क्या होती है, मुगल जब डिक्लाइन होता है 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ होती है, तो उसके पश्चात जो है समस्याएं और गंभीर होती हैं। तो भारत में राजनीतिक अव्यवस्था दिखाई पड़ती है ना। मैसूर, मराठे, सिख, हैदराबाद, निजाम, मतलब ये सारे लोग आपस में ही लड़ते हैं, क्षेत्रीय शक्तियां जो है उठने लगती हैं। तो इसी का लाभ उठा करके जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो राजनीति में इन्वॉल्व होने का प्रयास करती है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। तीसरा कि भारत में जो दूसरी कंपनियां हैं, इनसे प्रतिस्पर्धा स्थापित हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। जैसे कि आपकी दूसरी कंपनी कौन सी है, पुर्तगाली है, डच है, ये सब कंपनियां हैं ना, इनसे अब प्रतिस्पर्धा स्थापित होगी, प्रतिस्पर्धा संघर्ष होगा, तो ये राजनीति में इन्वॉल्व फिर होने का प्रयास करेंगे। उपनिवेश की चाह, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का उद्देश्य, ऐसे कई कारण थे कि जो अपने प्रारंभिक व्यापारिक एकाधिकार या व्यापार के उद्देश्य से हट करके एक कंपनी किसमें इन्वॉल्व हो जाती है, राजनीतिक गतिविधियों की तरफ उन्मुख हो जाती है या राजनीति की तरफ इन्वॉल्व हो जाती है। अब समझना जरा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बक्सर के युद्ध में तो ये होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, मतलब कि राजस्व वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा से, ठीक ना। अब समस्या यहाँ पे क्या होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार ना करके और राजनीति में इन्वॉल्व हो गई, और जब कोई अपने उद्देश्य से हटता है तो वो घाटे में जाता है। और इसके अलावा जो व्यापारी और अधिकारी हैं, ये निजी व्यापार करने लगे हैं, इससे और जो है भ्रष्टाचार फैला। तो भ्रष्टाचार में संलग्नता के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये घाटे में चली जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में क्यों जा रही है, समझना जरा कि ये तो आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन करने क्या लगी, राजनीति। भाई व्यापार छोड़ के आप जब राजनीति करोगे ना, तो क्या होगा, घाटा ही तो होगा, दिवालियापन तो ही होगा ना। और इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर रहे थे, वो अब क्या करने लगे, निजी व्यापार करने लगे, इनको निजी लाभ होने लगा। तो ऐसे में जो करप्शन था वो बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चली गई या दिवालियापन की कगार पे आ गई। ब्रिटिश सरकार अब क्या करते हैं कि जब घाटे में चले जाते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण लेती है, ठीक है। और ये ऋण लेती है तो समस्या अब क्या होती है, अब क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ऋण तो देती है, लेकिन कहती है क्या कि हम आपको ऋण देंगे, लेकिन हम आप पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। तो इसी कंपनी की जांच व नियंत्रण के लिए कंपनी के द्वारा एक एक्ट, संसद के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है, ब्रिटिश संसद के द्वारा। उसी एक्ट को हम क्या कहते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब समझेंगे थोड़ा सा हम कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया, उसमें क्या क्या प्रावधान निहित थे। देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान क्या था। तो इसमें जो पहला वाला प्रावधान है, उससे पहले आप ये जानिए कि प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। इन प्रेसिडेंसियों के गवर्नर हुआ करते थे। चूंकि बंगाल सबसे समृद्ध था, सामरिक लोकेशन इसकी बड़ी अच्छी थी, है ना, कोई गतिविधियां होती थी तो बंगाल से सबसे ज्यादा स्टार्ट होती थी, एक केंद्र माना जाता था। तो यहाँ का जो गवर्नर था, इस गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दे दिया गया, किसके तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और पहला ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। तो एक क्वेश्चन आईएएस में आपका पूछा गया है। दूसरा क्या किया गया कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। देखना जरा कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाई गई या गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। कौन कौन से, फिलिप फ्रांसिस थे, मांसल थे, क्लेवरिंग थे और वर्नेल थे। एक काम क्या करते थे, सिविल और सैनिक शक्तियां इनको प्राप्त थी, यही ये काम करते थे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझना है यहाँ पे जरा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसके अधीन क्या किया गया, मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल भी इसको बना दिया गया। मतलब सीधा सा है कि बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां हैं वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, ठीक है ना। एक बार और समझना जरा, ये बंगाल है, बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसको नाम दे दिया गया। जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां हैं इसी के अधीन कर दी गई, ठीक है ना, इसी के अधीन कर दी गई। लेकिन 1833 का जब चार्टर एक्ट लाया जाता है, इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पूरे भारत का गवर्नर जनरल अब बन जाता है, ठीक है ना, कोरिलेट कर लीजिए थोड़ा सा। फिर क्या होता है कि ये जो मद्रास
ये जो मद्रास है और बंबई है, इन प्रेसिडेंसियों को जो गवर्नर जनरल है भारत का, मतलब कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उसको जो है विधायी शक्तियां दे दी गई। किसकी? बंबई की और मद्रास की, ठीक है ना। और फिर आपका 1861 का जब अधिनियम लाया जाएगा, इसी 1861 के अधिनियम में ये शक्तियां वापस कर दी जाती हैं। मतलब कि बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां हैं, इनके गवर्नर को विधायी शक्तियां वापस कर दी जाती हैं। तो 3 अधिनियम आपका अटैच्ड है इससे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना। अब देखना जरा, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा वाला पॉइंट क्या है कि कंपनी पर नजर रखने के लिए पूर्ववर्ती संस्था निर्देशक मंडल, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, के सदस्यों की नियुक्ति के सदस्यों की संख्या 24 थी। अब देखना जरा आईएएस में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी या इनका कार्यकाल कितना था, ये वाला पूछा गया है। तो समझना जरा कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था 24 सदस्यों का, है ना। पहले इसका जो है कार्यकाल 1 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन अब जो है बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और कहा गया कि 1/4 जो सदस्य होंगे ये प्रतिवर्ष रिटायर्ड होंगे, अवकाश ग्रहण करेंगे। ये करता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कार्य करेगी उसकी सूचना ये ब्रिटिश सम्राट को देता था, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक मंडल। यहाँ पे देखना जरा, कंपनी के सैनिक असैनिक मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देता था। तो ये जो है आपका 4 पॉइंट हुआ। आते हैं नेक्स्ट, क्या और कुछ है यहाँ पे देखना जरा। 5वां वाला पॉइंट क्या है कि कलकत्ता में एक 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। किसके तहत की जाती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, इसकी स्थापना की जाती है। पूछा गया है मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे थी। अन्य न्यायाधीश पूछा गया है हाइड, चेम्बर्स और लिमेस्टर थे, ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। अब समझना जरा, यह एक अभिलेखीय न्यायालय है, ठीक है। अभिलेखीय न्यायालय आज जो है वर्तमान में अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेखीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जिसके विरुद्ध जो अपील है, मतलब कि इसके विरुद्ध अगर अपील आपको करना है सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध, तो आप इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप समझते हैं कि भाई सवाल आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है वो किन किन जो है अधिनियमों से कोरिलेट करता है और आधुनिक सुप्रीम कोर्ट। तो आपने एक तो ये देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं पर 1935 का जब भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, तो 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। संघीय न्यायालय इसको कहते हैं, और इसके मुख्य न्यायाधीश मोरिस गोवेर थे, ठीक है। अब आधुनिक सुप्रीम कोर्ट, अगर हम कहें कि आधुनिक सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया, तो 26 जनवरी 1950 को आया। उद्घाटन कब हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया थे। वर्तमान में कौन है? सूर्यकांत साहब हैं, 53वें हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट हमने पूरा कवर कर लिया कि 73 में क्या था, 35 में क्या हुआ, 1935 में, और आधुनिक सुप्रीम कोर्ट ये उद्घाटन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जरा कि जिस लिए कंपनी जो है व्यापार घाटे में जा रही थी या दिवालियापन के कगार पे जा रही थी, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, निजी व्यापार करते थे, तो 73 वाला अधिनियम ला करके जो है निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कहा गया कि बिना लाइसेंस के निजी व्यापार आप जो है निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, और ना ही भारतीयों से उपहार ले सकते हैं। तो भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हालांकि इसकी आप कुछ आलोचना भी कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल और परिषद के बीच मतभेद बना रहा, यह अव्यवहारिक साबित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल के मध्य जो है अधिकारों का टकराव बार बार दिखाई पड़ रहा था। तो ये कुछ आप आलोचना कर सकते हैं। तो मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाए जाने के कारण क्या थे और इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखना नेक्स्ट आपका जो अधिनियम है वो 1781 का अधिनियम, या फिर इसको जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर अमेंडिंग एक्ट या फिर संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं। ये क्यों लाया गया? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, ठीक है ना। यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, जिसके कारण इसको अमेंडिंग एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये दोनों पूछा गया है, संशोधनात्मक और एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है ना। अब इसमें प्रावधान क्या था समझना जरा, कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों एवं विधियों में भारतीय धर्मों, रीति रिवाजों और परंपराओं को ध्यान में रखना पड़ता था। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देगी तो उसमें भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, इनको ध्यान में रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे अगर हिंदुओं के मामले हैं तो हिंदू निजी कानूनों से, और मुसलमानों के मामले हैं तो मुस्लिम निजी कानूनों से हल किए जाएंगे। ये दूसरा वाला प्रावधान। तीसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से कुछ चीजें बाहर कर दी गई। देखिए ना कि करप्शन की कितनी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। पहला कि भाई आप धन संबंधी मामले या राजस्व संबंधी मामले को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दोगे तो ये कहाँ लेकर जाएगा कोई मामला, है ना। करप्शन अगर करेगा तो कहाँ, किसके पास न्याय की गुहार लेकर जाएगा। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, इसको भी क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, ठीक है।
और जो कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उसको उसकी गतिविधियों को भी क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के। तो एक बड़ी विडंबना होती है, मतलब कि समझ रहे हैं ना कि एक तो गवर्नर जनरल की परिषद को बाहर किया जा रहा है, राजस्व संबंधी मामला बाहर किया जा रहा है, तो करप्शन को बढ़ावा दिए जाने का काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखना, प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील है वो गवर्नर और उसकी परिषद में की जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आप कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये कुछ जो है 1781 का अधिनियम हमने डिस्कस किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कल मिलते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। जो कुछ आपकी रिक्वायरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्लास इसी तरह चलेगा और पूरा डिटेल से चलेगा। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।